नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है संसदीय कार्यवाही के अनुवाद की पद्धतियां। और आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं संसदीय पारिभाषिक शब्दावली, संसदीय अभिव्यक्तियों का अनुवाद, संसदीय प्रश्नों के अनुवाद, जिसके अंतर्गत तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्पसूचना प्रश्न इत्यादि की चर्चा करेंगे। विधेयकों का अनुवाद, संसद में बजट प्रस्तुति और अनुवाद कार्य, वाद विवाद का अनुवाद, और आखिर में चर्चा करेंगे वाद विवाद का सारांश, जिस ट्रांसलेशन ऑफ डिबेट। तो चर्चा आरंभ करते हैं। संसदीय कार्यवाही जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बिजनेस है, वो कैसे संचालित होती है। जैसा हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि कैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स चलेंगी, हाउस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ हाउस कैसे चलेगा, यानी लोकसभा की कार्यवाही कैसे होगी, इसकी सुव्यवस्थित रूपरेखा बनाई गई है। इसी तरह से राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन की भी सुव्यवस्थित योजना है, उसका क्रियान्वयन होगा। तो हम जानते हैं कि पहले तो ये व्यवस्था चली कि किसी तरह से संसद की कार्यवाही अंग्रेजी में ही चले, जैसे संविधान के 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है। और उसके तहत ये कहा गया है कि अंग्रेजी का प्रयोग होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, स्थानीय स्तर पर यानी राज्यों के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी की प्रणाली तब तक चलेगी जब तक 343 में अंग्रेजी को सह राजभाषा के स्थान से कोई हटाने की स्थिति नहीं बनती। यानी ये लगभग अविकल रूप में तय है कि ये योजना चलती रहेगी, इस पर क्रियान्वयन होता रहेगा। तो फिर अब सवाल उठता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे होगी। तो इसके लिए एक योजना बनाई गई, और योजना क्या थी? योजना में ये सुनिश्चित किया गया कि उसका निष्पादन किस प्रणाली के आधार पर होगा। स्पीकर के डायरेक्शंस बने। स्पीकर के डायरेक्शन 16B 1, 2, 3 ये बने, और समय समय पर उसमें बदलाव होता रहा। उसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान देने की बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 120 के आधार पर संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो उसके लिए सुनिश्चित योजना बनाई गई है, उसके आधार पर ये क्रियान्वयन होता है, उसका निष्पादन और संचालन होता है। इसको भी हम देखते हैं कि कैसे ये कार्य पद्धति चलती है, कैसे इसका क्रियान्वयन होता है, बिजनेस ऑफ द हाउस कैसे प्रोसीड करती है। अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसा हम जानते हैं 1962 से पहले कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को हिंदी में और कैसे चलाया जाए। तो इसलिए अंग्रेजी में जो संविधान में निर्मित थी उसके अनुसार उसका अनुपालन होता था। लेकिन 62 में स्पीकर ने डायरेक्शंस दिए और उसके अनुसार ये प्रोसीडिंग्स बनाई गई। उनके निर्देशानुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के आलोक में, जिसको 20 को 348 के तहत पढ़ा जाने लगा, और 348 भी 343 के 343 के कोलैबोरेशन में है, उसके अनुसंग में ही उसको पढ़ने की आवश्यकता है। जहां 343 में एक बार कह दिया गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। इस क्रम से
इसको देखने की आवश्यकता है, देखने की जरूरत। अब हम इसको इस पद्धति से समझने की कोशिश करें कि जो सदन की कार्यवाही है वो कैसे संचालित होती, कैसे उसका क्रियान्वयन होता। तो हम देखें कि जब मान लीजिए अंग्रेजी में सदन की कार्यवाही चल रही है तो उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करना अपरिहार्य है। इसी तरह हिंदी में है तो अंग्रेजी अनुवाद करना अनिवार्य है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो डायरेक्शंस आए तो उसमें आशु अनुवाद की चर्चा हम अगले सत्रों में करेंगे, जिसे हम साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी देखने की जरूरत है, और वो 16 भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही कि उस प्रक्रिया का कैसे क्रियान्वयन हो, कैसे अनुपालन हो, ये अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर ऑफ द हाउस, उनके लिए अध्यक्ष शब्द का चलन किया गया है। अब हम ये भी देखें कि जो पारिभाषिक शब्दावली है, टेक्निकल टर्म्स है, उनके लिए इक्विवेलेंस क्या खोजी जाए। नहीं तो कई बार अनुवादक अपनी इच्छा से अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि तकनीकी परिभाषिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक एवं जो CSTT है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषा जो पारिभाषिक शब्दावली आयोग है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग CSTT, उसके द्वारा विभिन्न विषयों से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्दों का गठन किया जाता है और हिंदी में सुव्यवस्थित शब्द चुने जाते हैं, उनका अनुवाद किया जाता है। तो जो प्रामाणिक अनुवाद है उसी को माना जाता है। और आजकल तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया है कि CSTT ने जो इक्विवेलेंस बता दिए हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली के हिंदी अनुवाद बता दिए हैं, समानार्थक शब्द बता दिए हैं, वही प्राधिकृत है, वही अंतिम है। कभी कभी वो ज्यादा अनुपयुक्त भी लगते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उन्हीं को मानना अनिवार्य है, उन्हीं की स्वीकृति है। वो इसलिए कि एक रूपता बनी रहे, मानकीकरण होता रहे, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये स्थिति बनी है। तो उसमें पारिभाषिक शब्दावली का कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उनका अनुपालन किया जाता है, ये भी देखने की जरूरत है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे हम कह सकते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन, तो इसके लिए स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। इसीलिए डिसोल्यूशन के लिए भंग करना या विघटित करना हम इस्तेमाल करते हैं। फिर गणपूर्ति क्या है, कोरम के लिए हिंदी में गणपूर्ति शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से हम एक शब्द का व्यवहार करें, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान संशोधन उसे कहा जा सकता है। इसी तरह से एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, इसको हम इस रूप में जानते हैं। फिर सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसे समवर्ती सूची कहते हैं। और फिर हम यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट एक ही पर्याय है। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख, इसके लिए है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, पदेन सभापति शब्द का प्रयोग होता है। पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। यानी राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा के सदस्य होना उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन वे उसके सभापति होंगे। जबकि लोकसभा के सभापति के लिए, अध्यक्ष के लिए, जिसे स्पीकर के नाम से जाना जाता है, उनका लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है,
वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो इसे एक्स ऑफिशियो के रूप में जानते हैं। इसी तरह से हम लेजिस्लेचर शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये विधायिका का पर्याय है, विधायिका इसके लिए हिंदी इक्विवेलेंट है। फिर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड यानी भारत की यानी देश की सर्वोच्च विधि उसे कहा जाता है, और जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम कहते हैं वो पीठासीन अधिकारी होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो संसदीय शासन प्रणाली के रूप में जानते हैं, और हम जानते हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, कभी कभी हम इसको मूल अधिकार भी कह देते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है और जुडिशरी ये न्यायपालिका है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार, ये जो पारिभाषिक शब्दावली गठित कर दिए गए हैं, इसमें जब वेल ऑफ द हाउस कहते हैं कि जो सभा सदन के बीचों बीच में कोई चला है तो उसको वेल ऑफ द हाउस कहा जाता है। बार ऑफ द हाउस यानी सभा के कटघरे को बार ऑफ द हाउस के रूप में जानते हैं। फिर हम प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है गैर सरकारी विधेयक। प्राइवेट का मतलब निजी सदस्य नहीं बल्कि गैर सरकारी, यानी सत्तारूढ़ दल से वो अनुमोदित नहीं है, और सत्तारूढ़ दल का भी कोई सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन सरकार उसके लिए उसको अनुमोदन नहीं देती है, सरकार की ओर से वो जारी किया गया प्रस्ताव नहीं है, तो इस रूप में इसको हम समझते हैं। तो अब हम जब इन प्रश्नों के उसके अनुवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब कैसे हम इनकी कार्रवाई संचालित करते हैं, कैसे इसका क्रियान्वयन करते हैं, और कैसे हम तारांकित प्रश्नों की बात करते हैं, कैसे हम अतारांकित प्रश्नों की बात करते हैं, और कैसे ये कार्यप्रणाली शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए संसदीय अभिव्यक्तियों का अनुवाद कैसे करते हैं, पहले हम इसकी चर्चा करें। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो इसका अर्थ है कृपया शांत रहें। आप देखते हैं कि बार बार कहते हैं प्लीज, कभी एक सदस्य थे जो प्लीज कहने के लिए चर्चित होते थे, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अगर कहा जाता है एक्सपंज्ड एज ऑर्डर बाय चेयर, कई बार कहते हैं दिस प्लीज may be expunged from the proceedings of the recording, यानी इसको सदन की कार्यवाही के वृत्तांत से अलग कर दिया जाए, मुक्त कर दिया, हटा दिया जाए। अब अगर कहा गया expunged as ordered by chair, तो इसका अर्थ होगा अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया। यानी ये कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आते हैं, कभी कभी विवादित प्रश्न आते हैं, कभी कभी ऐसे मुद्दे बहस में आते हैं, चर्चा में आते हैं जिसमें लगता है कि उनकी कोई बात महत्वपूर्ण है नहीं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है या विवादित बात कह दी गई है, तो उससे बचने के लिए कुछ तरीके निकाले जाते हैं, और वो तय करता है कि कौन, अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कौन सा असंसदीय शब्द है, कौन सा संसदीय शब्द है, और कैसे इसकी प्रक्रिया की जाती है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो इसके बारे में अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है, और अध्यक्ष क्या फैसला करते हैं इस पर ये निर्भर करता है। और अगर कहा गया कि एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, इसका मतलब अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से उसको निकाल दिया गया। तो इस तरह से तत्काल जो है अनुवाद करने की आवश्यकता होती है,
और उसके लिए सुनिश्चित मानक हैं, क्या शब्द प्रयोग में लाना है, क्या नहीं लाना है, इसको भी समझने की जरूरत है। अब तारांकित और अतारांकित अल्प सूचना वाले प्रश्नों के अनुवाद कैसे किए जाते हैं, इस पर भी समझने और विचार करने की जरूरत है। जैसे अगर कोई पूछता है कि एक प्रश्न है, मान लीजिए उसके उदाहरण से हम देखें कि किसी विषय पर कहा गया कि whether there is any plan to lay direct railway line between Muzaffarnagar and Roorkee to decrease the traveling time between Delhi and हरिद्वार। अगर मान लीजिए अब तो ट्रेन बन गई, कभी ये प्रश्न पूछा गया था, क्या दिल्ली और हरिद्वार में यात्रा समय को कम करने के लिए मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच सीधी रेल लाइन बनाने की कोई योजना है, सीधी रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना है? अगर इसी रूप में अनुवाद होगा तो उपयुक्त होगा, अन्यथा हम अलग अलग ढंग से इसका अनुवाद कर देंगे। कई बार जैसे मान लीजिए एक कोई मंत्री बयान दे रहा है और दूसरे सदस्य उस पर व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस कहते हैं कि मिनिस्टर इज लेइंग ऑन हिज लेग, मिनिस्टर इज स्टैंडिंग ऑन हिज legs and you are standing, please sit down। तो स्टैंडिंग ऑन द लेग का अर्थ यहाँ ये नहीं हुआ कि मंत्री महोदय खड़े हैं और आप भी खड़े हैं, कृपया बैठ जाए, नहीं। इसका अर्थ ये है कि मंत्री महोदय अपना भाषण दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो आशय पर एक अनुवाद भी यहाँ कभी कभी करना उचित होता है, और सुनिश्चित अर्थ का बोध कराने के बावजूद ये कई बार कठिनाई आ जाती है कि ऐसे जो मुहावरेदार वाक्य इस्तेमाल कर दिए जाते हैं अध्यक्ष के द्वारा या मंत्री के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा, तब ये कठिनाई उत्पन्न होती है कि उसके लिए सही और उपयुक्त तरीका क्या है, कैसे उसका सही अनुवाद किया जाए, कैसे उसका व्यवस्थित अनुवाद किया जाए। इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब समस्या आती है कि जब विधेयकों का अनुवाद किया जाता है तब क्या कठिनाई आती है। मान लीजिए कि मंत्री महोदय अगर कह रहे हैं कि हम कोई बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं, विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे सर आई इंट्रोड्यूस द बिल। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई कहता है तो महोदय मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ, प्रस्तुत करना नहीं है। यहाँ इंट्रोड्यूस का मतलब पुनः स्थापित, इसके लिए निश्चित शब्द निर्धारित कर दिया गया। या अगर ये कहते हैं सर आई बेग टू मूव दैट लीव बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल, तो लीव बी ग्रांटेड का मतलब अनुमति प्रदान की जाए। यहाँ इसका अर्थ ये होगा, ये नहीं है कि अवकाश दे दिया जाए, इसका अर्थ ये है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अब इसका संदर्भ परक अर्थ ही देखने की आवश्यकता है। इसके लिए निश्चित अनुवाद के मानकीकृत रूप है, उसका अनुपालन किए बिना सही अनुवाद संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जब कहा जाता है कि नहीं सदन में प्रस्ताव पास हो गया तो इसकी स्वीकृति की व्याख्या कैसे करेंगे, तो कहते हैं अध्यक्ष क्या कहेंगे कि those who say aye, those who say no say no, यानी जो समर्थन करना चाहे वो आई कहें, AYE आईज, और जो विरोध करना चाहते हैं वे नो कहें, हाँ कहें या ना कहें। और फिर जब
पारित हो जाता है तो अध्यक्ष क्या कहते हैं, आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, लीव इज ग्रांटेड। इसका अर्थ ये हुआ कि सही अनुवाद इसका होगा, जो संसद में इसी तरह से अनुवाद किया जाता है, मैं समझता हूं कि निर्णय पक्ष में हुआ, निर्णय पक्ष में हुआ, निर्णय पक्ष में हुआ, अनुमति दी जाती है। यानी सदन में यह विधेयक पारित हो गया है, संदर्भ में यह घोषणा हो जाती है। अब सदन में अगर बजट प्रस्तुत किया जाता है तब अनुवाद कार्य की क्या स्थिति होती है, तो हम जानते हैं जैसा कि बजट ये शब्द चलन में आने वाला शब्द है, लेकिन भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं है। भारत के संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग होता है, यानी वार्षिक वित्त आख्या, वार्षिक वित्त जो प्रस्ताव है उसको ही बजट कहते हैं, लेकिन जनरल बजट पेश किया जाता है, आम बजट पेश किया जाता है और इस रूप में उसका क्रियान्वयन होता है, संचालन होता है। कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो कोई कहता है आई राइज टू प्रेजेंट दी बजट ऑफ इंडिया, मंत्री वित्त मंत्री क्या कहते हैं, मैं भारत का वार्षिक वित्त बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ, आई राइज टू प्रेजेंट। ये पारिभाषिक शब्दावली होती है, ये आमतौर पर कहा जाता है। और मान लीजिए अगर चर्चा हो रही है और चर्चा में तीन तरह की स्थिति आती है। पहली स्थिति क्या होती है कि बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, आम बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या स्थिति होती है, उसके बाद स्थिति होती है कि वो फिनेंशियल बिल पेश किया जाता है। फिनेंशियल बिल कोई है या नहीं इसकी घोषणा कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो कहेगा कि ये वित्तीय पक्ष इससे जुड़ा है तभी वो वित्तीय माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाता है। तो मनी बिल की घोषणा कौन करता है, मनी बिल कोई है या नहीं है इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और जब यह अनुवाद होता है उस प्रक्रिया में दोनों भाषाओं में सभी को पहले से ही उपस्थित कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, उनको उपलब्ध करा दिया जाता है, पटल पर रख दिया जाता है, और जिससे जो अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार उसको पढ़े, या जिसमें प्रस्तुत किया जाएगा उसकी कॉपी तो रहेगी, उसकी प्रति रहेगी, दूसरी भाषा में भी अनुवाद की व्यवस्था होती है। अनुवाद लोकसभा में कैसे होता है इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अब हम ये भी देखें कि कैसे गतिविधियों को संचालित किया जाता है। कटौती का प्रस्ताव जो कट मोशन होता है, यानी जो बजट प्रस्तुत कर दिया गया है उसमें कोई कटौती करना चाहता है, ये 1 रुपये कट से लेकर के कितने भी, तो विपक्ष के प्रस्ताव को उसमें शामिल किया जाता है और सदन की कार्यवाही चलती है। और किस रूप में कार्य करती है, विनियोग विधेयक भी इसी तरह से आता है। अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल या सप्लीमेंट्री बिल के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो 4 महीनों के लिए, कभी कभी जब अभी भारत में संविधान जब 2019 में लोकसभा चुनाव होना था तो उस वर्ष के पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 4 महीने का बजट था और उसको अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में जानते हैं, क्योंकि पूरा फुल बजट जो कंप्लीट बजट जिसे कहते हैं पूर्ण बजट जब सरकार चुन करके आई तब उसके कुछ दिनों बाद उसने वर्ष भर का बजट पेश किया। तो कभी कभी अनुपूरक मांगे भी प्रस्तुत की जाती हैं, कभी कभी अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक पारित किए जाते हैं, वित्त बिल जो फाइनेंशियल बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए हिंदी और अंग्रेजी में पाठ उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पूरी कार्यप्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित योजना होती है और एक बहुत ढंग से काम निपटाया जाता है, संचालन उनका किया जाता है। और इसके लिए जैसा मैंने बताया कि लोकसभा सदस्य, सदन में लोकसभा अध्यक्ष
उसकी अनुमति देते हैं, अनुमति की कार्यवाही होती है और कार्यवाही के अनुसार उसका संचालन होता है। जो वाद विवाद के प्रश्न हैं, वाद विवाद जब चलता है तो उसका मूल संस्करण होता है, फिर अंग्रेजी संस्करण होता है और फिर हिंदी संस्करण निकाला जाता है, फिर उस पर चर्चा की जाती है। फिर वाद विवाद के सारानुवाद की भी प्रक्रिया चलती है। सारानुवाद मतलब जिस ट्रांसलेशन कैसे कराया जाता है, तो जिस ट्रांसलेशन करने के लिए दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं कि सिनॉप्सिस ऑफ डिबेट तैयार किया जाता है, वाद विवाद का जो सारांश है वो तैयार किया जाता है, उसकी सिनॉप्सिस बनाई जाती है। सिनॉप्सिस की इस प्रक्रिया में हम संक्षेप में उनका अनुवाद देखते हैं। जो सारांशकार हैं, यानी जो सिनॉप्सिस राइटर हैं, सारांशकार उनको कहा जाता है, वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और कई भाषाओं में फिर उस सारांश को प्रस्तुत किया जाता है। उसकी एक प्रणाली होती है। तो अभी जो हमने चर्चा की कि कैसे जो है ये सैद्धांतिक मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, कैसे व्यवहारिक स्थितियां होती हैं। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से और हम थोड़ी सी व्याख्या कर दें कि अगर किसी ने प्रश्न किया, उदाहरण के लिए, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों के दौरान समन्वित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो इसका अंग्रेजी में जो रूप बन करके आएगा वो होगा, Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state that the amount allotted under the Integrated Child Protection Scheme during the last 3 years? फिर इसी का दूसरा हिस्सा बनेगा, क्या कई राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है? Whether many of the state government have not utilized the amount allocated under this said scheme. तो इस तरह से प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है और प्रश्नों को कैसे जो है हिंदी में अगर पूछा गया है तो उसका अंग्रेजी रूप भी परिवर्तित किया जाता है, अंग्रेजी में पूछा गया है तो फिर हिंदी में उसका स्वरूप प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो संक्षेप में हमने संसदीय कार्यप्रणाली में अनुवाद का कैसे उपयोग किया जाता है इसके संदर्भ में चर्चा की, जिसमें हम संसदीय अभिव्यक्तियों के अनुवाद की चर्चा किए। इसके अलावा संसदीय प्रश्नों के अनुवाद, विधेयकों का अनुवाद, संसद में बजट प्रस्तुतिकरण और अनुवाद, और वाद विवाद का अनुवाद तथा वाद विवाद का सारानुवाद, इस संदर्भ में कैसी चर्चाएं होती हैं ये हमने देखा। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यान पूर्वक सुना, धन्यवाद।